गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। ये श्री राम शर्मा आचार्य जी का कहना है। यानी कि ये सही बात है कि अगर आप अपना 100% नहीं दीजिएगा तो सफलता नहीं मिल पाएगी। आप अपना 100% दो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 19 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किस नदी पर सौर ऊर्जा चालित क्रूज जहाज चलाए जाएंगे? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सरयू रिवर। सरयू नदी पर हाल ही में सोलर पावर्ड क्रूज शिप्स को ऑपरेट किया जाएगा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, सौर ऊर्जा से चलाने वाले 2 मिनी क्रूज जहाज अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में संचालन शुरू करने के लिए तैयार हो चुका है। इस सरयू नदी के किनारे सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाजों की शुरुआत परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है। अलकनंदा क्रूज के निदेशक विकास मालवीय जी ने अत्याधुनिक रामायण जहाजों को पेश करके आगंतुकों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के लिए कंपनी के दृष्टिकोण को साझा किया है। इन जहाजों को सरयू नदी के शांत पानी में नेविगेट करने और भगवान राम के जीवनी की कहानी को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हाल ही में 2 सोलर पावर्ड मिनी क्रूज को ऑपरेट किया गया है। तो किस नदी पे? सरयू नदी इन अयोध्या में जो सरयू नदी है उस नदी में 2 सोलर पावर मिनी क्रूज को ऑपरेट किया गया है, ताकि हमारे जो भक्त लोग हैं तो वो लोग जा सकेंगे वो दर्शन करने के लिए, भगवान राम के दर्शन करने के लिए भक्त लोग इस मिनी क्रूज का यूज कर सकेंगे उस सरयू नदी पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। विराट कोहली का मोम का पुतला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। जयपुर में विराट कोहली का वैक्स स्टैचू इंस्टॉल किया जाएगा। तो जानते हैं आखिर क्यों? तो देखिए, जयपुर के नाहरगढ़ किले स्थित वैक्स म्यूजियम में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो क्यों लगाई जा रही है? तो यह फैसला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की जीत और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने के बाद लिया गया है। और इसी के साथ जयपुर में विराट कोहली की एक वैक्स बनाया जाएगा जो मोम का पुतला होगा। कहाँ पे? तो नाहरगढ़ म्यूजियम कहाँ पे है ये? तो जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कोटक बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया एमडी और सीईओ ऑफ कोटक बैंक। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने अशोक वासवानी को अपना प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। और एक एक्सचेंज फाइंडिंग के अनुसार वासवानी को बैंक के बोर्ड द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि वासवानी जी की नियुक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में दीपक गुप्ता के कार्यकाल के बाद हुई है, जो 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाला है। तो वासवानी जी किसको रिप्लेस करने वाले हैं? तो दीपक गुप्ता को रिप्लेस करने वाले हैं। इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2023 तक और वासवानी बनेंगे नेक्स्ट सीईओ ऑफ कोटक बैंक का। तो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4 में वैश्विक यूनिकॉर्न उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड पोजीशन मिला है इंडिया को ग्लोबल यूनिकॉर्न प्रोडक्शन के क्षेत्र में। तो जानते हैं पॉइंट्स के बारे में। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत ने वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में दुनिया भर से तीसरे स्थान हासिल किया है, यानी थर्ड पोजीशन मिला है इंडिया को। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम मात्र और समग्र मूल्य दोनों के मामले में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहते हुए इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए है। तो सबसे याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस पे है और थर्ड पोजीशन पे हमारा प्यारा भारत इंडिया है ग्लोबल यूनिकॉर्न के क्षेत्र में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। नई दिल्ली में 2047 में
एरोस्पेस और विमानन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन कौन करेगा? Who will inaugurate the International Conference cum Exhibition on Aerospace and Aviation in 2047 इन नई दिल्ली? तो राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको फिगर में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इसको इनॉग्रेट करेगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047। जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इसी उद्घाटन के दौरान इस प्रदर्शनी का आयोजन एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा अपनी उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी किया गया है। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी पिछले 75 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और महान दूरदर्शी लोगों को भूमिका को प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें गणमान्य व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और छात्रों सहित 500 प्रतिनिधि भाग लेंगे इसमें। तो याद रखिएगा, हाल ही में क्वेश्चंस आए हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी क्या इनॉग्रेट की? तो ये 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन ऑन एरोस्पेस एंड एविएशन इन 2047 जो नई दिल्ली में आयोजित हो रही है, इसको आयोजन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का नाम मिथिला किस देश ने रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, यानी कि मालदीव के द्वारा इस चक्रवात साइक्लोन मिथिला का नाम रखा गया है, जो बे ऑफ बंगाल से उठी है। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा किस तरीके से बे ऑफ बंगाल से ये चक्रवात निकला और हमारे बांग्लादेश के पास जाकर तबाही मचाई। हमारे इंडिया में भी ये तबाही मचाने की अलर्ट दिया गया है। तो जानते हैं पॉइंट्स के बारे में। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात हेमन की तबाही के 1 महीने से भी कम समय बाद यह क्षेत्र अब चक्रवात मिथिला के रूप में एक और तूफान का गवाह बनने के लिए तैयार है। इसके और अधिक तीव्र होने की आशंका है। संभवतः शुक्रवार आधी रात के बाद यह चक्रवात तूफानी में तब्दील हो सकता है और एक बार ऐसा हो जाने पर इस चक्रवात मिथिला नाम दिया जाएगा, जो मालदीव द्वारा सुझाया गया नाम है, और इसका नाम मिथिला रखा जाएगा जो मालदीव के द्वारा नाम दिया गया है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। कहाँ से अराइज हो रही है ये साइक्लोन? तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से ये अराइज हो रही है। तो ये खतरा हमारे तरफ भी है, हमारे वेस्ट साइड, ईस्ट साइड जो वेस्ट बंगाल पड़ती है, उड़ीसा पड़ते हैं और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना है। तो वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उस साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन मिथिला। ठीक है, किसके द्वारा नाम दिया गया? तो मालदीव के द्वारा इसका नामांकन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया चौथा एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट अमीनी किसने बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, GRSE लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। उसका नाम है फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर, नाम उसका क्या है? अमीनी। तो जानते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजनाओं की श्रीलंका में चौथा अमीनी गुरुवार को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च समारोह की अध्यक्षता मटेरियल के प्रमुख वाइस एडमायरल संदीप नौथेनी ने भी की है। तो इसका कोची से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अमीनी रखा गया है। यानी अमीनी इसका नाम किसके कारण पे हुआ है? तो याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में एक अमीनी नाम का द्वीप है, उसी को समूहित करते हुए, उसी को रिप्रेजेंट करते हुए इस जहाज का नाम अमीनी जहाज रखा गया है। और ये कौन सा जहाज है? तो ये भी आप पॉइंट्स याद रखिएगा कि ये लगभग 4th सीरीज है। किसका? तो 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ये चौथा सीरीज है, जो किसके द्वारा बनाया गया? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम अमीनी रखा गया है। ये एक वॉरफेयर सैलो और वाटर क्राफ्ट है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, हमारे नेवी आर्मी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। पेड्रो सांचेज को हाल ही में किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का। तो स्पेन के हाल ही में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, जिनका नाम रखा गया है पेड्रो सैंचेज। पेड्रो सैंचेज प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? तो स्पेन के। ये एक यूरोपियन कंट्री है स्पेन। तो देखिए, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसदीय चुनाव के दौरान दूसरा कार्यकाल मामूली
अंतर से जीता है, यानी कि पहले ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, अब इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है इलेक्शन के बाद। तो हाल ही में स्पेनिश के प्राइम मिनिस्टर क्या है, तो पेड्रो सैंचेज, बस ये याद रखिएगा, नॉर्मली ये फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। इसका आयोजन पुणे में किया जा रहा है, इंडो श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो जानते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, भारत और श्रीलंका की सशस्त्र सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण पुणे के औंध में शुरू हुआ है। याद रखिए, कहाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्टार्ट हुआ है, तो पुणे के औंध में इसका स्टार्ट हुआ है। ये एक 9th एडिशन है, 9वां एडिशन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, तो इस एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का नाम, इस अभ्यास में भारत के 120 कर्मियों का एक टुकड़ी शामिल है, जो मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करती है। श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हुए 53वें इन्फेंट्री डिवीजन के कर्मी अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के 15 सदस्य और श्रीलंकाई वायुसेना के 5 सदस्य भी इस संयुक्त प्रयास में भाग ले रहे हैं। तो याद रखिएगा बस एक्सरसाइज का नाम, कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक्सरसाइज क्या है, मित्र शक्ति। कहाँ पे आयोजन होगा, तो पुणे में इसका आयोजन होगा। सिलिनेक्स भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, लेकिन ये इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में होती है, और जबकि ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा होती है, इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में। लेकिन इसमें इंडियन एयरफोर्स को भी नियुक्त किया जाएगा, 15 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, और श्रीलंका के एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। तो चलिए डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। हाल ही में किसने किस बीमारी की वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा WHO। यहाँ पे देखिए, WHO हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड विच डिजीज एज अ ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे छूट गया है, टाइपर का मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी गाइस, ये मैं इसको सुधारूंगा। तो देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया है डिजीज जो बहुत ही खतरा है, तो उसका नाम है लोनलीनेस, यानी अकेलेपन का दिक्कत है, ठीक है। अकेलेपन सबसे बड़ा बीमारी है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है। तो जानते हैं क्यों आखिर इसको ज़्यादा थ्रेट के कैटेगरी में रखा गया है। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अकेलेपन पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग शुरू किया है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक दिन में लगभग 15 सिगरेट पीने जितना बुरा हो सकता है। लगभग, यानी कि अगर आप एक दिन में 15 सिगरेट पीते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके बराबर ही आपको ये लोनलीनेस यानी अकेलापन, उतना ही आपको घातक होगा आपके हेल्थ से रिलेटेड। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहना है। यह तब आया है जब कोविड-19 महामारी ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को रोक दिया और अकेलेपन का स्तर बढ़ गया। लेकिन इस मुद्दे के महत्व के बारे में एक नई जागरूकता के बीच भी इसको बताया जा रहा है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पे कुछ एक्शन लेगी, ताकि लोनलीनेस, अकेलेपन को रोका जा सके। ये लोनलीनेस बहुत ही हार्मफुल है, लगभग एक दिन में अगर आप 15 सिगरेट पीते हैं, तो उसके बराबर ये हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए आप खुल के एंजॉय करिए, क्योंकि ये चंद दिनों का जिंदगी है, कब आएगी कब जाएगी कुछ नहीं पता। इसलिए आज आपका बेस्ट दीजिए, कल आपका अपने आप सही हो जाएगा। फ्यूचर को लेकर टेंशन नहीं होना है, क्योंकि आज अगर आप बेस्ट दीजिएगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिक बेस्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ हम अपने इस डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम रिवीजन बैच 18 नवंबर 2023 को कवर करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की दूसरी आवाज की मेजबानी करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, आसियान देशों की रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस कहाँ आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता में इसका आयोजन हुआ था। सलमान रुश्दी कौन है जिन्होंने पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जीता है, तो वो एक ऑथर है। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिलक्यारा सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। क्यों न्यूज में आया था, तो सिलक्यारा टनल ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। यहाँ पे टनल को ढह जाने की वजह से, कोलैप्स हो जाने की वजह से वहाँ के मजदूर उसमें बंद हो चुके थे, तो इसलिए ये न्यूज में आया था। और ये भी याद रखिएगा, सिलक्यारा टनल ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व दर्शन दिवस 2023 किस दिन मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को हर वर्ष नहीं, ये हर थर्सडे को, तीसरा गुरुवार को पड़ता है। तो तीसरा गुरुवार को, थर्ड थर्सडे को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है, वो भी नवंबर के मंथ में। तो इस बार थर्ड थर्सडे पड़ा 16 नवंबर को, तो 16 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस 2023 मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने इग्ला एस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया के साथ इसका समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। शीतल महाजन का संबंध किस से क्षेत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्काई डाइवर। इसका संबंध स्काई डाइवर से है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट एकेडमी विल बी ओपन इन विच स्टेट? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इस एकेडमी किस राज्य में खोली जाएगी? तो उड़ीसा राज्य में खोली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, विकास भारत संकल्प यात्रा हाल ही में PM मोदी द्वारा किस राज्य से शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड से इसका शुभारंभ हुआ। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। तो चलिए क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है तो हम जानते हैं। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूस 60% सॉल्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 60% नमक पैदा करता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा ताकि आप एक नए चीज सीखते जाए क्वेश्चन ऑफ द डे के माध्यम से। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे लिस्ट ऑफ बुक एंड ऑथर ऑफ 2023, यानी कि वो किताब और उसका ऑथर कौन है उसको हम लोग कवर करेंगे इस माध्यम से। तो देखिए, पहला क्या है, अंबेडकर अलाइव। अंबेडकर अलाइव एक किताब है, इसकी और इसके ऑथर है शशि थरूर। शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया अंबेडकर अलाइव। दूसरा बुक ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया ह्यूमन एनाटॉमी। बुक नंबर 3, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ये लिखा गया है संजीव सन्याल जी के द्वारा। बुक नंबर 4, हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा, ये देखिए उल्टा हो गया है, यहाँ पे ये ऑथर हो गया और ये बुक का नाम है, बुक नेम है। यानी हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो मुख्यमंत्री डेयरी 1। ठीक है, ये बुक है और ये ऑथर है। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कौन सी किताब लिखी? तो उसका नाम है मुख्यमंत्री डेयरी 1। ये है बुक नंबर 5 जिसका नाम है अनजान साक्षी। अनजान साक्षी किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रोफेसर के अब्दुल गाफर जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक नजान साक्षी है, नजान साक्षी। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। इसे जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी मोटिवेट हो सके आप लोगों से, आपके इस प्यार से, ताकि हम इस कंटेंट को और भी आगे बढ़ा सके। इस इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। बस थोड़े समय रुकिए, पेशेंस रखिए, मैं इसको और ग्रो करूंगा और इसमें सारे चीज़ प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी के साथ हम अपने इस डेली करंट अफेयर सीरीज को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।